नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10वीं के विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 में पाठ 3 सजीवों में जीवन प्रक्रिया भाग 2 इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, और भी बहुत सारे वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां पे जाकर के देख सकते हैं। और इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख करके अच्छी तरीके से सुन करके भी इसके प्रश्नोत्तर याद कर सकते हैं। यह है पाठ 3 सजीवों में जीवन प्रक्रिया भाग 2, उसका स्वाध्याय कर लेते हैं। पहले प्रश्न में क्या दिया गया, निम्नलिखित सारणी पूर्ण कीजिए। अलैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन में पहला, कायिक कोशिका की सहायता से होने वाले प्रजनन को अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। लैंगिक प्रजनन में पहला, युग्मक की सहायता से या युग्मकों के निषेचन से होने वाले प्रजनन को लैंगिक प्रजनन कहते हैं। अलैंगिक दूसरा, अलैंगिक प्रजनन के लिए केवल एक जनक की आवश्यकता होती है। लैंगिक प्रजनन दूसरा, लैंगिक प्रजनन के लिए नर जनक और मादा जनक दोनों की आवश्यकता होती है। अलैंगिक प्रजनन तीसरा, यह प्रजनन केवल समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। लैंगिक प्रजनन तीसरा, यह प्रजनन समसूत्री विभाजन तथा अर्धसूत्री विभाजन दोनों ही के द्वारा किया जाता है। अलैंगिक प्रजनन चौथा, इस प्रजनन द्वारा तैयार होने वाला नया सजीव जनुकीय दृष्टि से बिल्कुल जनक के समान या क्लोन होता है। लैंगिक प्रजनन चौथा, इस प्रजनन द्वारा तैयार होने वाला नया सजीव जनुकीय दृष्टि से जनक से अलग होता है। अलैंगिक प्रजनन पांचवा, द्विविभाजन, बहुविभाजन, मुकुलन, खंडीभवन, पुनर्जनन, बीजाणुओं का निर्माण आदि पद्धतियों द्वारा विभिन्न सजीवों में अलैंगिक प्रजनन होता है। लैंगिक प्रजनन पांचवा, लैंगिक प्रजनन केवल 2 चरणों में संपन्न होता है। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित युग्मनजों का बनना तथा तत्पश्चात इन अगुणित युग्मकों के निषेचन से द्विगुणित युग्मनज का बनना। लैंगिक प्रजनन में अन्य कोई प्रकार नहीं होता है। अब अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। उसमें से पहला है, मनुष्य में शुक्राणुओं का निर्माण खाली जगह इस अंग में होता है। इसके उत्तर में आएगा वृषण। मनुष्य में शुक्राणुओं का निर्माण वृषण इस अंग में होता है। दूसरा, मनुष्य में खाली जगह यह गुणसूत्र पुरुषत्व के लिए उत्तरदायित्व होता है। इसमें आएगा वाई। मनुष्य में वाई यह गुणसूत्र पुरुषत्व के लिए उत्तरदायी होता है। तीसरा, पुरुष और स्त्री जनन संस्थान में खाली जगह यह ग्रंथि समान होती है। इसके उत्तर में आएगा बल्बोयूरेथ्रल। पुरुष और स्त्री जनन संस्थान में बल्बोयूरेथ्रल यह ग्रंथि समान होती है। चौथा, भ्रूण का आरोपण खाली जगह इस अंग में होता है। इसके उत्तर में आएगा गर्भाशय। भ्रूण का आरोपण गर्भाशय इस अंग में होता है। पांचवा, भिन्न युग्मकों के संयोग के बिना खाली जगह यह प्रजनन होता है। इसके उत्तर में आएगा अलैंगिक। भिन्न युग्मकों के संयोग के बिना अलैंगिक यह प्रजनन होता है। छठवां, शरीर के टुकड़े टुकड़े होकर प्रत्येक टुकड़ा नवजात सजीव के रूप में जीवन जीने लगता है। इस प्रकार के प्रजनन को खाली जगह कहते हैं। इसके उत्तर में आएगा खंडीभवन। शरीर के टुकड़े टुकड़े होकर प्रत्येक टुकड़ा नवजात सजीव के रूप में जीवन जीने लगता है। इस प्रकार के प्रजनन को खंडीभवन कहते हैं। सातवां, पराग कोषों के कोष्ठकों में खाली जगह विभाजन द्वारा परागकण तैयार होते हैं। इसके उत्तर में आएगा अर्धसूत्री। पराग कोषों के कोष्ठकों में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा परागकण तैयार होते हैं। अब अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उचित शब्द चुनकर परिच्छेद पूर्ण कीजिए। ये पैराग्राफ दिया गया, इसको पूर्ण करना है। क्या आएगा, अंडाशय के पुटिका की वृद्धि पुटिका ग्रंथि संप्रेरक के कारण होती है। यह पुटिका एस्ट्रोजन स्रावित करती है। एस्ट्रोजन के प्रभाव से एक पुटिका के साथ डिंब की वृद्धि होती है या पुनर्निर्माण होता है। ल्यूटिनाइजिंग संप्रेरक के प्रभाव से पूर्ण वृद्धि हुई पुटिका फूटकर डिंब अंडाशय के बाहर आते हैं और पुटिका के बचे भाग से पित्त पिंड बनते हैं जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन संप्रेरकों का श्रवण करते हैं। इन संप्रेरकों के प्रभाव से गर्भाशय का अंतर स्तर की ग्रंथियां स्रावित होने लगती है, जिससे वह भ्रूण के आरोपण के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती है। अब अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया, संक्षेप में उत्तर लिखिए। उसमें से पहला है, एक कोशिकीय सजीवों में अलैंगिक प्रजनन के प्रकार उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इसके उत्तर में आएगा, एक कोशिकीय सजीवों में अलैंगिक प्रजनन भिन्न भिन्न सजीवों में अनेक पद्धतियों द्वारा होता है। इनमें से अलैंगिक प्रजनन की कुछ पद्धतियां निम्न प्रकार से हैं। पहला, द्विविभाजन। दूसरा, बहुविभाजन। तीसरा, मुकुलन।
उसमें से पहला है द्विविभाजन या बाइनरी फिजन। इस पद्धति में जनक कोशिका का दो समान भागों में विभाजन होता है। इस कारण दो नवजात कोशिकाएं बनती हैं। यह विभाजन समसूत्री अथवा असमसूत्री पद्धति से होता है। सामान्यतः सजीवों में द्विविभाजन अनुकूल परिस्थिति होने पर तथा पर्याप्त भोजन उपलब्ध होने पर ही होता है। जीवाणु आदि जीव सदृश केंद्र की कोशिका में स्थित तंतु कणिका और हरित लवक जैसी कोशिका अंगक द्विविभाजन पद्धति से अलैंगिक प्रजनन करते हैं। विभाजन के अक्ष के अनुसार विभिन्न आदि जीवों में होने वाले द्विविभाजन के प्रकार आगे दिए गए हैं। उसमें से पहला प्रकार है साधारण द्विविभाजन। उदाहरण के लिए अमीबा का कोई निश्चित आकार न होने के कारण अमीबा में किसी भी अक्ष से विभाजन होता है, इसलिए इसे साधारण द्विविभाजन कहते हैं। उदाहरण अमीबा। दूसरा उदाहरण है क्षैतिज या आड़ा द्विविभाजन। उदाहरण के लिए पैरामेसियम में क्षैतिज द्विविभाजन पद्धति से विभाजन होता है। उदाहरण पैरामेसियम। और तीसरा है ऊर्ध्वाधर या खड़ा द्विविभाजन। उदाहरण के लिए युग्लिना में ऊर्ध्वाधर द्विविभाजन पद्धति से विभाजन होता है। उदाहरण युग्लिना। अब दूसरा पॉइंट है बहुविभाजन। अमीबा और उसके समान एक कोशिकीय आदि जीव प्रतिकूल परिस्थिति में बहुविभाजन पद्धति से अलैंगिक प्रजनन करते हैं। जिस समय अपर्याप्त भोजन या अन्य प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा होती है, उस समय अमीबा कूटपाद तैयार नहीं करता और अपनी हलचल रोक देता है। वह गोलाकार हो जाता है और कोशिका पटल के चारों ओर एक कठोर संरक्षक आवरण तैयार करता है। इस आवरण युक्त कठोर संरक्षक आवरण को पुटी या सिस्ट कहते हैं। सबसे पहले पुटी के भीतर केवल केंद्रक का कई बार समसूत्री विभाजन होता है। इस विभाजन से अनेक केंद्रकों का निर्माण होता है। इसके पश्चात कोशिका द्रव्य का भी विभाजन होता है और इससे अनेक छोटे छोटे अमीबा निर्मित होते हैं। जब तक प्रतिकूल परिस्थिति होती है तब तक वह पुटी में ही रहते हैं। जिस समय परिस्थिति अनुकूल हो जाती है उस समय उसमें से कई शिशु अमीबा मुक्त हो जाते हैं। और तीसरा है मुकुलन पद्धति। किण्व मुकुलन पद्धति से अलैंगिक प्रजनन करते हैं। सर्वप्रथम जनक कोशिका में समसूत्री विभाजन होने पर दो नवजात केंद्रकों का निर्माण होता है। जनक कोशिका में एक छोटा सा उभार उत्पन्न होता है। यह उभार मुकुल होता है। दोनों नवजात केंद्रकों में से एक केंद्रक मुकुल में प्रवेश करता है। मुकुल की पर्याप्त वृद्धि होने के बाद वह जनक कोशिका से अलग हो जाता है और स्वतंत्र नवजात किण्व कोशिका के रूप में बढ़ने लगता है। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया? आईवीएफ संकल्पना स्पष्ट करो। इसके उत्तर में आएगा आईवीएफ का अर्थ है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, अर्थात शरीर के बाहर होने वाला निषेचन या फलन। दूसरा, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की इस तकनीकी का उपयोग संतानहीन दंपत्ति के लिए किया जाता है। तीसरा, शुक्राणुओं की संख्या में कमी, अंडनलिका में डिंब के प्रवेश में आने वाली रुकावट इत्यादि समस्याओं के कारण यदि संतान की प्राप्ति न हो रही हो तो आईवीएफ तकनीक का उपयोग किया जा सकता है। चौथा, माता का डिंब या अंड कोशिका बाहर निकालकर परखनली में रखा जाता है। इस परखनली में पिता के शुक्राणु को छोड़ा जाता है। कुछ समय पश्चात डिंब और शुक्राणु में निषेचन प्रक्रिया होने पर एक भ्रूण निर्मित होता है। पांचवा, इस भ्रूण को माता के गर्भाशय में आरोपित किया जाता है। इस प्रकार आईवीएफ तकनीक का उपयोग करके संतानहीन दंपत्ति संतान प्राप्त कर सकती है। अब अगला करते हैं। तीसरा, लैंगिक स्वास्थ्य ठीक रखने हेतु आप किन बातों का ध्यान रखेंगे? इसके उत्तर में आएगा शरीर के अन्य संस्थानों के समान ही प्रजनन संस्थान भी शरीर का एक महत्वपूर्ण संस्थान है। सर्वप्रथम लैंगिक स्वास्थ्य के विषय में उचित और वैज्ञानिक जानकारी होनी चाहिए। शरीर की स्वच्छता के साथ साथ प्रजनन संस्थान के अंगों अथवा गुप्तांगों की स्वच्छता रखना आवश्यक है। शारीरिक संबंध बनाते समय भी उचित सावधानी बरतनी चाहिए। सावधानी न बरतने से गंभीर रोग हो सकते हैं। कम आयु में शारीरिक संबंध बनाने से हमारा लैंगिक स्वास्थ्य हमेशा के लिए खराब हो सकता है। विशेष रूप से स्त्रियों में लैंगिक स्वास्थ्य के प्रति उदासीनता दिखाई देती है। मासिक धर्म आने पर स्वच्छता का ध्यान रखना, प्रजनन अंग या गुप्तांग की स्वच्छता रखना इत्यादि व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान देने की आवश्यकता है। समाज में रहते हुए तथा सामाजिक कार्य करते हुए हमें विशेष सावधानी रखनी चाहिए तथा स्वयं को लैंगिक रोगों से बचाए रखना चाहिए। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया? ऋतु चक्र या मासिक चक्र किसे कहते हैं? संक्षेप में वर्णन कीजिए। इसके उत्तर में आएगा पहला, यौनावस्था के पश्चात स्त्री के प्रजनन संस्थान में कुछ बदलाव आने लगते हैं। इस बदलाव की हर 28 से 30 दिनों की समयावधि के बाद
पुनरावृत्ति होती है। इसी पुनरावृत्ति से होने वाले बदलाव को ऋतु चक्र या मासिक धर्म चक्र कहते हैं। दूसरा, ऋतु चक्र या मासिक धर्म चक्र का नियंत्रण 4 संप्रेरकों द्वारा किया जाता है। इसमें से पुटिका ग्रंथि संप्रेरक, पित्त पिंडकारी संप्रेरक पीयूष ग्रंथि से स्रावित होती है तथा एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन अंडाशय से स्रावित होती है। तीसरा, पुटिका ग्रंथि संप्रेरक के प्रभाव से डिंब या अंड कोशिका का विकास आरंभ हो जाता है। चौथा, यह विकासशील पुटिका या एस्ट्रोजन संप्रेरक का स्राव करती है। पांचवा, एस्ट्रोजन के प्रभाव से गर्भाशय के अंतः स्तर की वृद्धि या पुनर्निर्मित होती है। इस दौरान अंडाशय में बढ़ने वाली पुटिका की संपूर्ण वृद्धि हो जाती है। छठवां, पित्त पिंडकारी संप्रेरक के प्रभाव से अंडोत्सर्ग होता है, अर्थात पुटिका की पूर्ण वृद्धि होने पर पुटिका फूटती है और उसमें के डिंब अंडाशय के बाहर आ जाते हैं। सातवां, अंडाशय में फूटे हुए रिक्त पुटिका से प्रोजेस्टेरॉन संप्रेरक बनाने वाले पित्त पिंड बनते हैं। आठवां, प्रोजेस्टेरॉन के प्रभाव से गर्भाशय के अंतः स्तर की ग्रंथियों स्रावित होने लगती है, जिससे यह अंतः स्तर भ्रूण के आरोपण के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है। नौवां, डिंब का निषेचन या फलन न होने पर पित्त पिंड का रूपांतरण श्वेत पिंड में हो जाता है, जिससे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नामक दोनों संप्रेरकों का स्रावित होना पूर्णतः रुक जाता है। 10वां, इन संप्रेरकों के अभाव से गर्भाशय के अंतः स्तर का ह्रास होने लगता है। गर्भाशय के ऊतक और अनिषेचित या अफलित डिंब योनि मार्ग द्वारा बाहर निष्कासित किए जाते हैं। इसी के साथ साथ अधिक मात्रा में रक्तस्राव शुरू हो जाता है। इसे ही ऋतु चक्र या मासिक धर्म चक्र कहते हैं। 11वां, स्त्री गर्भवती न हो तो स्त्री के रजोनिवृत्ति तक प्रत्येक महीने में स्त्री का ऋतु चक्र या मासिक धर्म चक्र शुरू रहता है। अब अगला प्रश्न करते हैं। लैंगिक प्रजनन में माता पिता के जैसा नया सजीव गुणधर्मों में समानता प्रदर्शित करता है, इस कथन को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इसके उत्तर में आएगा पहला, लैंगिक प्रजनन 2 युग्मकों की सहायता से होता है। इन युग्मकों में से एक पिता की ओर से तथा दूसरा युग्मक माता की ओर से आता है। दूसरा, ये दोनों युग्मक अर्धसूत्री विभाजन से निर्मित होते हैं। तीसरा, इन युग्मकों का निषेचन या फलन होने पर युग्मनज निर्मित होते हैं। चौथा, माता पिता के गुणसूत्र उनके डीएनए द्वारा उनकी संतान में हस्तांतरित होते हैं। इस कारण इन गुणसूत्रों के हस्तांतरण होने से माता पिता और उनकी संतान का गुणधर्म समान होता है। पांचवा, लैंगिक प्रजनन के अनेक उदाहरणों का निरीक्षण करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि माता पिता और उनसे जन्म लेने वाले नए सजीव या संतान में कुछ समान गुणधर्म दिखाई देते हैं। अब अगला करते हैं। छठवां प्रश्न में क्या दिया गया है? नामांकित आकृतियां बनाइए। पहला, मानवीय पुरुष प्रजनन संस्थान, यह है मानवीय पुरुष प्रजनन संस्थान। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है? मानवीय स्त्री प्रजनन संस्थान, यह है मानवीय स्त्री प्रजनन संस्थान। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया है? ऋतु चक्र, यह है मासिक चक्र, मासिक धर्म या ऋतु चक्र। अब अगला प्रश्न करते हैं। सातवें प्रश्न में क्या दिया गया? नाम लिखिए। उसमें से पहला है पुरुष प्रजनन संस्थान से संबंधित विविध संप्रेरक। इसके उत्तर में आएगा पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाली पुटिका ग्रंथि संप्रेरक या FSH तथा पित्त पिंडकारी संप्रेरक LH अर्थात ICSH तथा वृषण से स्रावित होने वाला टेस्टोस्टेरोन संप्रेरक। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया? स्त्री प्रजनन संस्थान के अंडाशय से स्रावित होने वाले संप्रेरक। इसके उत्तर में आएगा एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया? जुड़वा के प्रकार। इसके उत्तर में आएगा एक युग्मनज जुड़वा, द्वियुग्मनज जुड़वा और संयुक्त जुड़वा। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया? कोई 2 लैंगिक रोग। इसके उत्तर में आएगा एड्स, सिफिलिस और गोनोरिया। अब अगला प्रश्न करते हैं। 8वें प्रश्न में क्या दिया गया? दंपत्ति को लड़का होगा या लड़की, यह उस दंपत्ति के पुरुष पर निर्भर होता है। इस कथन की सत्यता या असत्यता कारणों सहित स्पष्ट कीजिए। इसके उत्तर में आएगा पहला, दंपत्ति को लड़का होगा या लड़की, यह दंपत्ति के पुरुष पर निर्भर होता है, यह कथन सत्य है। दूसरा, आगे दी गई आकृति के द्वारा यह स्पष्ट हो जाएगा कि पुरुषों में 2 प्रकार के शुक्राणु होते हैं। एक प्रकार के शुक्राणु में X गुणसूत्र होता है, जबकि दूसरे प्रकार के शुक्राणु में Y गुणसूत्र होते हैं। इसके विपरीत स्त्री के सभी डिंब या अंड कोशिका में X गुणसूत्र होते हैं। इस कारण जिस प्रकार का शुक्राणु डिंब में निषेचित करेगा, उसी प्रकार संतान का लिंग निश्चित होगा। तीसरा, यदि X गुणसूत्र वाले शुक्राणु का डिंब से निषेचन होता है
तो लड़की होगी, तथा यदि वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणु का निषेचन डिंब से होता है तो लड़का होगा। चौथा, इस प्रकार दंपत्ति को लड़का होगा या लड़की, यह उस दंपत्ति के पुरुष पर निर्भर होता है। अब अगला प्रश्न करते हैं। 90वें प्रश्न में क्या दिया गया? वनस्पतियों में अलैंगिक प्रजनन स्पष्ट कीजिए। इसके उत्तर में आएगा पहला, वनस्पतियों में अलैंगिक प्रजनन विभिन्न प्रकार के शाकीय प्रजनन द्वारा होता है। दूसरा, वनस्पतियों में जड़, तना, पत्तियां एवं मुकुल जैसे शाकीय अंगों द्वारा होने वाले प्रजनन को शाकीय प्रजनन कहते हैं। तीसरा, गाजर, मूली, शकरकंद जैसी वनस्पतियों में जड़ों की सहायता से शाकीय प्रजनन होता है। चौथा, आलू, सूरन इत्यादि कंद मूल में स्थित अंकुओं या मुकुल की वृद्धि से शाकीय प्रजनन होता है। पांचवा, गन्ना, घास जैसी वनस्पतियों में गांठों पर पाए जाने वाले मुकुलों की सहायता से शाकीय प्रजनन होता है। छठवां, कुछ वनस्पतियां, उदाहरण के लिए घातपर्ण वनस्पति के पत्तियों के किनारों पर पाए जाने वाले खांचों की कलिकाओं या मुकुल की सहायता से शाकीय प्रजनन होता है। अब अगला प्रश्न करते हैं। 10वें प्रश्न में क्या दिया गया? स्थानापन्न मातृत्व, काच नलिका द्वारा फलन, वीर्य बैंक आदि आधुनिक तकनीक मनुष्य के लिए उपयुक्त साबित होगी, इस कथन का समर्थन कीजिए। इसके उत्तर में आएगा पहला, कई दंपतियों को विभिन्न कारणों से संतान नहीं हो पाती। इस कारण माता या पिता के शरीर में या प्रजनन क्षमता में कोई दोष हो सकता है। ऐसी स्थिति में स्थानापन्न मातृत्व या सैरोगेट मदर, परख नली शिशु या आईवीएफ वीर्य बैंक जैसी अत्याधुनिक तकनीकी का उपयोग किया जाता है। दूसरा, स्त्रियों में मासिक धर्म में अनियमितता, डिंब के निर्माण में रुकावट, अंड नलिका में डिंब के प्रवेश के लिए रुकावट, गर्भाशय के गर्भ आरोपण की क्षमता में कमी की समस्या होने से उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती। तीसरा, पुरुषों के वीर्य में शुक्राणु का पूर्ण रूप से अभाव, शुक्राणुओं की मंद गति, शुक्राणुओं में विभिन्न दोष होने के कारण पुरुषों को संतान प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न होती है। इससे पुरुषों में नपुंसकता भी आ सकती है, परंतु आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के कारण इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। अतः आईवीएफ या परख नली शिशु, स्थानापन्न मातृत्व, वीर्य बैंक इत्यादि तकनीकों की सहायता से संतानहीन दंपति को संतान प्राप्ति हो सकती है। उसमें से पहला है स्थानापन्न मातृत्व। जिन स्त्रियों के गर्भाशय में आरोपण क्षमता नहीं होती है, ऐसी स्त्रियां स्थानापन्न मातृत्व पद्धति का उपयोग कर सकती है। इस पद्धति में जिन स्त्रियों के गर्भाशय में आरोपण क्षमता नहीं होती है, ऐसी स्त्रियों के अंडाशय से डिंब लिया जाता है। उस डिंब को परख नली या कांच नलिका में लेकर उस स्त्री के पत्ती के शुक्राणु का उपयोग निषेचन या फलन की क्रिया संपन्न की जाती है। इससे निर्मित होने वाले भ्रूण को किसी अन्य स्त्री के गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया जाता है। जिस स्त्री के गर्भाशय में भ्रूण का प्रत्यारोपण किया जाता है, उस स्त्री को स्थापन्न माता कहते हैं। दूसरा है कांच नलिका में फलन या आईवीएफ या परख नली शिशु। इस तकनीक में एक परख नली या कांच नलिका में डिंब और शुक्राणु में निषेचन या फलन कराया जाता है। इस निषेचन से निर्मित भ्रूण को दंपत्ति की स्त्री के गर्भाशय में आरोपित किया जाता है। शुक्राणुओं की संख्या में कमी, डिंब की अंड नलिका के प्रवेश में रुकावट इत्यादि समस्याओं के कारण यदि संतान की प्राप्ति न हो रही हो तो आईवीएफ तकनीक एक अच्छा विकल्प हो सकता है। तीसरा, वीर्य बैंक। यदि पुरुष में शुक्राणुओं का निर्माण न हो रहा हो या उसके वीर्य में शुक्राणुओं का उचित मात्रा न हो तो ऐसे दंपति वीर्य बैंक का उपयोग करके संतान प्राप्त कर सकते हैं। वीर्य बैंक में उन्हीं पुरुषों का वीर्य संग्रहित किया जाता है जिनकी संपूर्ण शारीरिक तथा अन्य आवश्यक जांच की गई हो। अतः इस वीर्य बैंक के वीर्य का उपयोग करके आईवीएफ तकनीक की सहायता से भ्रूण का निर्माण करके संतान प्राप्त की जा सकती है। अब अगला प्रश्न करते हैं। 11वें प्रश्न में क्या दिया गया है? वनस्पतियों में लैंगिक प्रजनन प्रक्रिया आकृति सह स्पष्ट कीजिए। इसके उत्तर में आएगा पहला, वनस्पतियों में लैंगिक प्रजनन फूलों की सहायता से होता है। दूसरा, पुमंग और जायांग फूल में स्थित क्रमशः नर तथा स्त्री दल है। तीसरा, स्त्री केसर के प्रत्येक बीजांड में अर्धगुणसूत्री विभाजन से भ्रूण कोश निर्मित होता है। चौथा, प्रत्येक भ्रूण कोश में एक अगुणित अंड कोशिका और 2 अगुणित ध्रुवी केंद्रक होते हैं। पांचवा, परागकण या परागी भवन प्रक्रिया के समय पराग कोश के परागकण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होकर अंकुरित होते हैं। छठवां, इससे परागकण से 2 पुंयुग्मक तथा एक दीर्घ पराग नलिका निर्मित होती है। सातवां, पराग नलिका 2 पुंयुग्मक का वहन करती है। यह पराग नलिका वर्तिका से होती हुई
बीजांड के भ्रूण कोश तक पहुंचती है। वहां पर पराग नलिका का अंतिम सिरा फट जाता है और दोनों पुयुग्मक भ्रूण कोश में छोड़ दिए जाते हैं। 8वां, इसमें से एक पुयुग्मक अंड कोशिका से संयोग करता है, इससे एक युग्मनज बनता है। इस प्रक्रिया को निषेचन या फलन कहते हैं। 9वां, दूसरा पुयुग्मक दो ध्रुवीय केंद्रकों से संयोग करके भ्रूण कोश बनाता है। इस प्रक्रिया में दो पुयुग्मक भाग लेते हैं, इसलिए इस प्रक्रिया को द्विफलन या द्विनिषेचन कहते हैं। 10वां, निषेचन या फलन होने के पश्चात बीजांड का रूपांतरण बीज में तथा अंडाशय का रूपांतरण फल के रूप में हो जाता है। इस बीज का अंकुरण होने पर नया पौधा तैयार होता है। इस प्रकार से वनस्पतियों में लैंगिक प्रजनन होता है। दोस्तों, आज हमारा यहाँ पे पार्ट 3 का स्वाध्याय कंप्लीट हुआ। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्नोत्तर मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।